एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 सितंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स। तो इन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टॉपिक्स। फर्स्ट, स्टिक टू फिस्कल डेफिसिट एज द नॉर्म फॉर फिस्कल प्रूडेंस। तो ये जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी का पार्ट आएगा और साथ में प्रीलिम्स के लिए भी इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सेकंड, नॉट टॉकिंग अबाउट कास्ट, अ मिसगाइडेड अप्रोच। अगर कास्ट के बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं तो ये एक मिसगाइडेड अप्रोच है। ये हेडिंग है, ये जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी में डायरेक्टली हमें क्या पढ़ना होता है, कास्ट के बारे में पढ़ना होता है। तो ये दोनों टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज स्टिक टू फिस्कल डेफिसिट एज द नॉर्म ऑफ फिस्कल प्रूडेंस। तो फिस्कल डेफिसिट के बारे में हमेशा टॉपिक्स आते रहते हैं, बट ये लिखा हुआ है सी रंगाराजन सर का, जो आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं और ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। रंगाराजन कमीशन वगैरह भी बहुत सारा रह चुका है, तो हमें ये चीजें अच्छे से समझनी है। तो फर्स्ट टॉपिक, द आर्टिकल डिस्कसेस इंडियन फिस्कल पॉलिसी फोकसिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग फिस्कल प्रूडेंस थ्रू कंट्रोलिंग फिस्कल डेफिसिट। पहले तो बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है जिसके थ्रू वो मैक्रो इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। एक तरह से फिस्कल पॉलिसी एक मैक्रो इकोनॉमिक टूल है जिससे पूरे देश की जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल या रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है। फिस्कल पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाता है, बजट आ जाता है ना, कि गवर्नमेंट साल में कितना खर्चा करेगी, एक्सपेंडिचर कितना करेगी, कितना इनकम होगा। इनकम को कई बार हम लोग रिसीट बोल देते हैं, रिसीट्स। और साथ में अगर खर्चा ज्यादा हुआ तो गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा। लोन जो लेना पड़ेगा उसको बोलते हैं बोरोइंग, है ना। तो बोरोइंग लेंगे तो लोन पड़ेगा, है ना। तो ये जो बोरोइंग है इसी वजह से क्या आता है, डेफिसिट आता है। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट आएगा, मतलब बोरो करना पड़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट बोरोइंग, जिससे कि जो लोन बाद में पे करना पड़े उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिस्कल डेफिसिट। तो अगर हमें फिस्कल डेफिसिट को घटा के ही फिस्कल प्रूडेंस लाया जा सकता है। ये टॉपिक ये बोलता है कि अगर आप खर्चे ज्यादा करते हो और आपका रिसीट जो होता है वो कम होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोरोइंग कम करना पड़ेगा, अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे अपने। अब आप सोच रहे होगे सर मैं तो या हम लोग तो कोई खर्चा ऐसा करते नहीं है, हम लोग तो लोन लेते नहीं है। आप लोग मोबाइल खरीदते हो वो भी ईएमआई पे खरीदते हो, या बहुत सारी चीजें ऐसे ईएमआई या इंस्टॉलमेंट पे खरीद रहे होते हो, वही सारी चीजें क्या है, बोरोइंग में आ जाती। तो आई होप आपको फिस्कल डेफिसिट तो समझ में आया होगा। फिस्कल डेफिसिट एज नॉर्म ऑफ फिस्कल प्रूडेंस। फिस्कल प्रूडेंस मतलब फिस्कल को, मैक्रो इकोनॉमी को और अच्छे से मैनेज करना, उसको हम प्रूडेंस बोलते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरपासिंग रेवेन्यू बाय सिग्निफिकेंट मार्जिन कैन लीड टू इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। अगर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, बाई अ सिग्निफिकेंट मार्जिन, बहुत ज्यादा मार्जिन से एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इससे इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी आ सकती है। 1980s में ऐसा फिस्कल डेफिसिट या इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इंडिया ने फेस किया था। गवर्नमेंट का कर्जा, डेट मतलब कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिससे कि अगर मान लो डेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डेट कब बढ़ेगा, जब आप क्या कर रहे हो, बोरोइंग कर रहे हो, तो डेट को वापस रीपे करना पड़ता है। डेट को रीपे किया जाएगा और जो भी डेट होगा, डेट पे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सपोज आप मान लो आप एक बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस चलाने के लिए आपने 5 लाख लोन लिए, 5 लाख आपने लोन लिया, तो 5 लाख तो आपका बिजनेस में गया, बट लौटाने में आप क्या कर रहे हो, ये इंटरेस्ट 5 लाख तो आप दोगे ही, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो। तो इंटरेस्ट एक तरह से फालतू ही चीज है। तो इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो वो अगर नहीं पे करना होता तो कुछ और काम कर लेते। तो ऐसे ही अगर डेट ज्यादा है, ज्यादा कर्जा है, तो इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा होता है। अगर इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा है तो उससे फायदा नहीं होता। इस साल बजट में क्या अनाउंस किया गया 2024-25 के बजट में, कि जो फिस्कल डेफिसिट है, अब डेफिसिट कब होगा, जब हम लोग बोरोइंग करेंगे। फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4.9% ऑफ द जीडीपी है, उसको कम करना है, कम करके लेके आना है 4.5% ऑफ द जीडीपी तक। और ये कब लेके आना है, 2025-26 तक, नेक्स्ट ईयर तक इसको कम करना है। तो ये जो है डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। फ्रॉम 2026-27 ऑनवर्ड्स, गवर्नमेंट एम्स टू मेंटेन द फिस्कल डेफिसिट एट अ लेवल दैट इंश्योर्स अ डिक्लाइनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो। फिस्कल डेफिसिट कम होने से क्या होगा,
डेट टू जीडीपी रेशियो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे फिजिकल डेफिसिट हमें घटाना है so दैट कि डेट टू जीडीपी, गवर्नमेंट जो डेट ली हुई है कंपेयर टू आवर जीडीपी, वो रेशियो भी धीरे धीरे कम होता जाए। इस फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए, बजट को मैनेज करने के लिए 2003 में एक एक्ट पास किया गया, एक लॉ पास किया गया, लॉ जिसको बोला गया फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको कैसे निभाना है और बजट को कैसे मैनेज करना है, डिसिप्लिन में कैसे खर्चा करना है, डेफिसिट कैसे कम रखना है, मैक्रो इकोनॉमी का मैनेजमेंट कैसे अच्छा करना है, पब्लिक फंड को कैसे अच्छे से मैनेज करना है, जिससे कि फाइनली क्या है, फिजिकल प्रूडेंस है। उसके लिए 2003 में ये एफआरबीएम एक्ट लाया गया, और एफआरबीएम एक्ट जो लाया गया उसको बार बार क्या किया गया है, अमेंड किया गया है टाइम टू टाइम। 2018 में भी अमेंड किया गया, और अमेंड करके ये बात बोली गई कि जो टोटल डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 60% से ज्यादा नहीं रखना है। डेट टू जीडीपी 60% ऑफ द जीडीपी, और डेट टू जीडीपी 60% से ज्यादा नहीं रखना है, जिसमें 20% डेट किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का, 40% किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो इसको कम करके इतना लेके तो आना ही है। वापस से क्या बात हुआ है ना, अगर हम अभी की बात करें, प्रोजेक्टेड डेट जीडीपी रेशियो अभी की बात करें, तो अभी अगर हम अज्यूम करते हैं कि 10.5% का ग्रोथ रेट हमें मिलता है, जीडीपी ग्रोथ, और वो ग्रोथ रेट कैसा है, नॉमिनल है, मतलब कि इन्फ्लेशन लेके ही है, एंड 2025-26 तक इंडिया का जीडीपी घट जाता है, तो जो प्रोजेक्टेड जीडीपी नहीं, डेट टू जीडीपी रेशियो या फिजिकल डेफिसिट घट जाता है, तो घट के कितना हो जाएगा, 54% तक आ जाने की उम्मीद है ना। तो हमने पहले बात किया था कि 60% तक आ जाए तो अच्छा है, अभी 2025-26 में कितना आ जाएगा, 54%। तो ये एक ठीक बात है। अगर हम फिजिकल डेफिसिट 4.5% का मेंटेन करते हैं, और ये करते जाते हैं हमेशा, 4.5% से ज्यादा का फिजिकल डेफिसिट हम मेंटेन नहीं करते हैं, 4.5 या उससे कम का ही करते हैं, तो ओवर द टाइम 2048-49 जब इंडिया आजाद होने के 100 साल बना चुका होगा, उस टाइम तक इंडिया का डेट जीडीपी रेशियो 48% पे आएगा, है ना। अभी 54% पे जाएगा, तब 48, मतलब बहुत धीरे 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 जाके वो कम होगा। मतलब 4.5 के नीचे ही रखना है हमें अपना फिजिकल डेफिसिट। स्टेट गवर्नमेंट का कितना टारगेट देना है, स्टेट गवर्नमेंट को अपना डेफिसिट 3% के अंदर रखना है। स्टेट का जो जीडीपी होता है उसके अकॉर्डिंग 3% के अंदर रखना है ना। तो ये स्टेट का टारगेट है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट होगा। अगर ऐसा है तो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ेगा। कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एट 7.5% ऑफ जीडीपी would limit the investable surplus available for the private sector। अगर 4.5% जीडीपी जो है फिजिकल डेफिसिट मतलब इतना लोन लिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, इतना उसको बोरोइंग करना पड़ा है, प्लस 3% स्टेट को लेना पड़ रहा है, तो दोनों का कंबाइंड मिला जुला के लोन टू जीडीपी या फिजिकल डेफिसिट, अगर हम बोले फिजिकल डेफिसिट कितना हो जाएगा, 7.5% ऑफ जीडीपी। तो इतना तक चलेगा, क्योंकि इसके बाद जो पैसा अगर मार्केट में बच रहा होगा उसको प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट पार्टीज यूज कर सकती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। 12th फाइनेंस कमीशन ने भी ये बोला था, हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग एंड नेट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो शुड बी द सोर्स फॉर इन्वेस्टेबल सरप्लस, कि हमारे पास फाइनेंशियल सेविंग होना चाहिए हाउस होल्ड के पास। जैसे आपका घर है, आप महीने के कुछ 50,000 अर्न करते हो, 20,000 में आपका खर्चा चल जाता है, 30,000 अगर आप सेव कर रहे हो बैंक्स में, वो बैंक्स आगे किसी को लोन की तरफ देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टेबल सरप्लस। तो जितना सेविंग होता है और जितना नेट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो होता है, जैसे बिल गेट्स वगैरह लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो वो पैसा 7.5% तो पहले गवर्नमेंट ही लेके जा रही है लोन में, उसके बाद जो बच रहा है वो प्राइवेट सेक्टर उसको यूज कर पाए। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जैसे जीडीपी आप पढ़ते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जो भी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है इन ए कंट्री इन अ ईयर, वो जीडीपी हो जाता है। तो वैसे ही स्टेट के लिए स्टेट की बाउंड्री लगा देंगे हम लोग, जैसे ही स्टेट के बाउंड्री लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाउस होल्ड सेविंग डिक्लाइन हो रहा है, पहले लोग सेव ज्यादा करते थे, अब लोग कंज्यूम ज्यादा करते हैं, अब लोग बहुत ज्यादा कंज्यूमर गुड्स खरीद रहे होते हैं, पहले ही ईएमआई इस पे चीजें चल रही होती हैं, तो हमारा सेविंग जो है वो घट रहा है। सेविंग घटेगा, बैंक्स के पास पैसा कम जाएगा, बैंक के पास पैसा कम जाएगा, आगे इन्वेस्टमेंट कम होगा।
Recent trend shows a decline in household financial saving with the rate falling to 5.3 compared to an average of 7.6 in the preceding 4 year. 4 year में हम लोग 7.6% के हिसाब से सेविंग कर रहे थे, अभी सेविंग हमारा घट गया. With current level of household saving at 5.3 and 2% inflow of foreign capital, available investable surplus is 7.3% of GDP. अगर हाउसहोल्ड सेविंग 5.3 रहे और 2% ऑफ जीडीपी हम बाहर से नेट हमारे पास पैसा आ रहा है, कहीं से एफडीआई आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है या बाकी पैसे आ रहे हैं, तो टोटल हमारे पास 7.3% ऑफ जीडीपी ही है जो कि इन्वेस्ट करने के लिए सरप्लस है. लेकिन ये पूरा खर्च हो जाएगा किसमें? फिस्कल डेफिसिट में ही खर्च हो जाएगा. मतलब प्राइवेट पार्टीज के पास तो पैसा रहेगा ही नहीं कि वो खर्च कर सके, है ना. हायर फिस्कल डेफिसिट हम तभी, गवर्नमेंट और ज्यादा फिस्कल डेफिसिट तभी कर सकता है जब लोग सेविंग्स बढ़ाएं. लोग सेविंग्स बढ़ाएंगे, बैंक के पास सरप्लस ज्यादा होगा, तो ही गवर्नमेंट ज्यादा फिस्कल डेफिसिट लेके आ सकता है. सस्टेनेबल डेट एंड फिस्कल डेफिसिट. डेट सस्टेनेबल कब होगा? कर्जा आप लेते हो, कर्जा सस्टेनेबल होना चाहिए. गवर्नमेंट भी कर्ज लेती है, वो कर्ज क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए. डायरेक्टली ये देखा गया है कि फिस्कल डेफिसिट और डेट टू जीडीपी रेशियो में डायरेक्ट कोरिलेशन है. फिस्कल डेफिसिट घटाओगे, डेट टू जीडीपी रेशियो भी घट जाएगा, है ना. इंडियाज फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क जो एफआरबीएम एक्ट है 2003 में आया, लेजिस्लेशन मतलब जिसको सेंटर स्टेट दोनों लेवल पे ही इंप्लीमेंट किया गया, उसने फोकस क्या किया कि डेट टू जीडीपी रेशियो घटाया जाए, सेंटर लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी घटाया जाए. हाई डेट जीडीपी रेशियो से क्या नुकसान है? If the debt GDP ratio remains high, interest payment to revenue receipt ratio will also increase. अगर debt to GDP ratio ज्यादा होगा, debt to GDP, तो जितना ज्यादा डेट होगा उतना ज्यादा क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट. तो नेक्स्ट टाइम जितना आपका इनकम है ना, इनकम जितना, रेवेन्यू रिसीट है, रिसीट जितना आप इनकम लेके आ रहे हो, मैक्सिमम पार्ट तो इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाएगा, पुराना वाला कर्जे का इंटरेस्ट. तो आपके पास पैसा बहुत कम बचेगा कि आप बाकी जगह पे हम लोग उसको क्या कर पाए? एक्सपेंड कर पाए, स्पेंड कर पाए. अगर हम बात करें सेंटर का इंटरेस्ट पेमेंट सिर्फ कितना हो जाता है? टैक्स का 35%, अभी वो बढ़ के कितना हो गया है? 38.4. मतलब टैक्स से जितना पैसा सेंटर के पास आता है उसमें 38.4%, है ना, वो तो चला जाता है किसमें? 38.4% चला जाता है, या रेवेन्यू रिसीट जो आ रहा होता है 38.4% इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाता है. अगर इंटरेस्ट पे करने के अलावा, अगर मान लो जैसे कभी स्टेट्स को फ्लड आया, कुछ आया, तो स्टेट्स को अलग अलग सेंटर क्या देती है? ग्रांट्स देती है. तो वो इंटरेस्ट के अलावा अगर ग्रांट भी ऐड कर लें तो जितना सेंटर के पास टैक्स का पैसा आ रहा है उसका आधा से ज्यादा, मोर देन 50%, 51.6% तो पैसा ऐसे ही चला जा रहा है. तो बहुत कम पैसा बच रहा है जिसको कि बाकी जगह यूज किया जा सके. Many countries have a much higher debt to GDP ratio. इंडिया से ज्यादा भी या हायर डेट टू जीडीपी रेशियो बाकी कंट्रीज का भी है, यूके का, यूएस का, है ना. लेकिन उन लोगों ने अपना जो इंटरेस्ट पेमेंट और रेवेन्यू रिसिप्ट, इंटरेस्ट पेमेंट और रेवेन्यू रिसिप्ट का जो रेशियो है वो कम रखा है, 5.5%, 6.6 एंड 8.5. जबकि इंडिया का ये कितना है? 35% है, 38.4%, जो बढ़ के हुआ बाद में, जो कि बहुत ज्यादा है ना. और ये डेटा कौन बताती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बताती है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे. इन कंट्रास्ट इंडिया कंबाइंड रेशियो फॉर द सेम पीरियड, उसी टाइम पीरियड में इंडिया का रेशियो 24% था. अगर सेंटर स्टेट का भी ट्रांसफर काउंट कर लें कि सेंटर ने स्टेट को भी कुछ ट्रांसफर किया, तो इंटरेस्ट के साथ 49% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से किसमें खर्चा कर रही है? इंटरेस्ट पेमेंट और स्टेट्स को कुछ ग्रांट्स देने में, जो कि बहुत ज्यादा है. कोविड के पास इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो जो 2019 में घट के 15.7 पे आया था, वो बढ़ के 60.7 तक पहुंच गया. धीरे धीरे इससे इंडिया रिकवर हो रहा है ना. और रिकवर होने का जो पाथ है वो इतना आसान तो नहीं है. आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ क्या है? यूएन का वन ऑफ द मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि जरूरत पड़ने पे क्या देता है? कंट्रीज को लोन देता है ना. कंट्रीज को लोन देता है, उनकी इकोनॉमी कैसे इंप्रूव हो सकेगी वो सारी चीजें बताता है. हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में है, 190 कंट्रीज इसके मेंबर. अगर हम 4.5% जो फिस्कल डेफिसिट है उससे भी घट के 3% या 3% के नीचे आ जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी. विथ करेंट लोअर लेवल ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग, हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग कहाँ चला गया है? लोअर लेवल.
सेंट्रल गवर्नमेंट शुड अडहियर टू अ 3% फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, 3% फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो को मेंटेन करना चाहिए, है ना। अ क्लियर रोड मैप इज नीडेड टू अचीव एंड सस्टेन 3% फिस्कल डेफिसिट जीडीपी रेशियो टू इंश्योर लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अभी हम 4.5% पे चल रहे हैं, वो भी इनफ नहीं होगा, हमें 3 और 3 से कम तक पहुंचना पड़ेगा, यही आर्टिकल कहना चाहता है। तो आई होप आपको, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें से समझ में आई होंगी। अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा हुआ है तो भी आपको बेसिक चीजें तो समझ में आई होंगी। हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक की, नॉट टॉकिंग अबाउट कास्ट, अ मिसगाइडेड अप्रोच। अगर हम कास्ट के बारे में बात नहीं करते हैं तो ये एक मिसगाइडेड अप्रोच है। कास्ट है क्या? कास्ट एक सोसाइटल कंस्ट्रक्ट है। कास्ट एक हायरार्किकल मॉडल है, हायरार्किकल इंडोगेमस मॉडल है, जो जिस कास्ट में पैदा हुआ उसी कास्ट में होके रह जाता है। और ये यहाँ पे हायरार्की भी मेंटेन्ड है, अपर कास्ट लोअर कास्ट। तो कास्ट एक सोशल कंस्ट्रक्ट की तरह काम करता है। कास्ट में बहुत सारा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए फंडामेंटल राइट्स और बाकी जगह भी बहुत सारा प्रोविजन की हुई है। बट अगर कास्ट के बारे में बात नहीं करेंगे तो कास्ट खत्म हो जाएगा क्या? ये जो संजय श्रीवास्तव है ये बोलते हैं कि नहीं, कास्ट के बारे में बात करना जरूरी है, तो ही जाके कास्ट के जो रेपरकशंस है उसको कम कर पाएंगे। ऐसा ये क्यों बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं ये श्री राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके बयानों के बाद बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं, द आइडिया ऑफ इग्नोरिंग कास्ट, सम सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी बिलीव दैट इग्नोरिंग कास्ट विल रिड्यूस इट्स इंपैक्ट और मेक इट डिसअपियर ओवर टाइम। अगर हम कास्ट को इग्नोर कर देंगे तो क्या होगा, है ना, तो कास्ट डिसअपियर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। 1980s में एक स्कूल, पब्लिक स्कूल था, बॉयज पब्लिक स्कूल, उसने बोला कि कास्ट का रेलेवेंस खत्म हो गया, क्योंकि हर बच्चा जो आता है स्कूल एक जैसा यूनिफॉर्म पहनता है, एक जैसा खाना खाता है, एक साथ खेलता है, तो कास्ट के डिफरेंसेस खत्म हो गए। ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ इग्नोरिंग कास्ट, एन एक्स स्टूडेंट ऑफ द सेम स्कूल रिफ्लेक्टेड ऑन हाउ कास्ट वाज नेवर डिस्कस्ड ड्यूरिंग हिज टाइम देयर। उसी स्कूल का एक बच्चा बोलता है कि वहां पे कास्ट के बारे में कभी बात ही नहीं की गई। हो सकता है ये खुद के बारे में ही बात कर रहे हो, बट जब कॉलेज में वहां पहुंचा गया तो कास्ट आइडेंटिटी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह पे लिखवाया जाने लगा। दिस इलस्ट्रेट द इल्यूजन दैट कास्ट इज मेयरली अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। तो ये इस इल्यूजन को खत्म करता है कि कास्ट सिर्फ मेंटल कंस्ट्रक्ट है। अगर मेंटल कंस्ट्रक्ट ही होता तो एप्लीकेशन फॉर्म में क्यों भरवाया जा रहा था, है ना। तो सिर्फ सोचने वाली बात नहीं है कास्ट, ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी का क्या बयान था उस पर हम सुनते हैं। राहुल गांधी ने बोला कि लोअर कास्ट से, शेड्यूल कास्ट से, पर्टिकुलरली ब्यूटी पीजेंट में मिस इंडिया वगैरह, मिस यूनिवर्स, ये लोग क्यों नहीं आ पाते। खासकर मिस इंडिया की बात वो बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया वाले ही तो इंडिया मिस इंडिया बनेंगे। राहुल गांधी हाईलाइटेड दैट ओनली दोज अनअफेक्टेड बाय कास्ट कैन अफोर्ड टू फॉरगेट अबाउट इट। कास्ट को वही भूलेगा जो कास्ट के प्रॉब्लम जिसको मिले नहीं है। Those whose life chances have not been diminished by caste discrimination often downplay its significance. जो जिसका भी लाइफ का चांस कास्ट की वजह से कम नहीं हुआ वही कास्ट को इग्नोर कर सकता है। The ability to overlook caste is a privilege. कास्ट को ओवरलुक कर देना एक प्रिविलेज है and reflects the presence of social and economic advantage. और ये रिफ्लेक्ट करता है कि सोशल और इकोनॉमिक एडवांटेज है लोगों का, तो ही वो कास्ट को एज ए प्रिविलेज ओवरलुक कर सकते हैं, है ना। तो हर कोई कास्ट को ओवरलुक नहीं कर सकता, ऐसा राहुल गांधी मानते हैं। तो रियलिटी क्या है, विजिबल और इनविजिबल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ये चीजें यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट जो है ये मेंस में डायरेक्टली ऐसे ही यूज कर सकते हो आप। तो इनको नोट्स भी लिख सकते हो। जो लोग डेली करंट अफेयर्स का नोट्स बनाते हैं, मैं वो लाइन्स बताते जाऊंगा जहां आप नोट्स बना सकते हो। हर लाइन का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं बनाते हो, नहीं बनाइए, आप मंथली मैगजीन पढ़िए, उसी पे अंडरलाइन करिएगा। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेट्स इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, विजिबल एंड इनविजिबल। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है, विजिबल भी है, इनविजिबल भी है। इनविजिबल में हो जाता है हमारा एटीट्यूड एंड बायस, एटीट्यूड एंड बायस टुवर्ड्स अदर कास्ट, है ना, या सो कॉल्ड लोअर कास्ट। ये क्या है, इनफॉर्मल है, जो कि उनका सेल्फ वर्थ को इरोड करता है। फॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन क्या है, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, जो कि पहले ज्यादा हुआ करती थी, है ना, जो कि अपॉर्चुनिटी और करियर में रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। ब्यूटी पीजेंट्स, राहुल गांधी पॉइंट्स आउट द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोअर कास्ट।
लोअर कास्ट वाले कम है इंडिविजुअल्स इन ब्यूटी पेजेंट्स, ही एड्रेस द ब्रॉडर इशू ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. His comment is not about introducing reservation in such event, but about raising awareness of the informal barrier. इनफॉर्मल बैरियर जो है, इनफॉर्मल जो दिखते नहीं है, उनका अवेयरनेस. जैसे अदर कास्ट या सो कॉल्ड लोअर कास्ट के अगेंस्ट में खराब एटीट्यूड होना, उनको रिसोर्स नहीं मिलना, कल्चरल कैपिटल, कल्चरली उनका बहुत साउंड नहीं होना, सो दैट कि वो ऐसे ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट कर पाए, ये सब प्रॉब्लम्स हैं. क्रिटिकल क्वेश्चन टू एड्रेस, क्या क्या क्रिटिकल क्वेश्चन अराइज होता है ब्यूटी पेजेंट्स को लेके. व्हाट एटीट्यूड प्रिवेंट पार्टिसिपेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स, अगर सर्टेन ग्रुप्स, सर्टेन लोअर कास्ट पार्टिसिपेट ही नहीं करते ब्यूटी पेजेंट्स में, तो क्यों नहीं करते, क्या एटीट्यूड, क्या उनका एटीट्यूड, क्या अदर कास्ट का कौन सा एटीट्यूड उनको प्रिवेंट करता है. व्हाट मटेरियल रिसोर्सेज आर नीडेड टू टेक पार्ट इन सच इवेंट, क्या मटेरियल रिसोर्स, क्या पैसा, क्या बाकी चीजें चाहिए कि ऐसा इवेंट में पार्टिसिपेट किया जा सकता है. विच ग्रुप हैव एक्सेस टू बोथ कल्चरल एंड इकोनॉमिक रिसोर्स, किस ग्रुप को दोनों रिसोर्स का एक्सेस है, कल्चरल और इकोनॉमिक, एंड हाउ डिड दे कम टू पोजेस, और उनके पास कैसे ये रिसोर्सेज आए. द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल वेल्थ, कल्चरल एंड इकोनॉमिक वेल्थ. व्हाइल इकोनॉमिक्स कैन ट्रैक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल वेल्थ, इट लैक्स द टूल्स टू मेजर कल्चरल वेल्थ. है ना, इकोनॉमिक्स से मटेरियल वेल्थ तो मेजर हो जाएगा, किसी के पास बहुत पैसा है, 1 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, बट कल्चरल वेल्थ कैसे मेजर होगा. कल्चरल वेल्थ मतलब कि क्या कल्चर होना चाहिए फैमिली के अंदर, क्या वैल्यूज होना चाहिए फैमिली के अंदर, सो दैट कि वो ब्यूटी पेजेंट के बारे में सोच भी पाए और ब्यूटी पेजेंट जीत भी पाए, जो कि जनरली अपर कास्ट फैमिलीज में पाया जाता है. ऐसा ये जो आर्टिकल लिखने वाले हैं वो बोलते हैं. अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड इकोनॉमिक रिसोर्स इज क्रूशियल. कल्चरल रिसोर्स एक चीज है, इकोनॉमिक रिसोर्स एक चीज. पैसे ठीक है, फेयर एंड लवली खरीद लो, मेकअप कर लो, ब्यूटी पार्लर चले जाओ, जिम चले जाओ, ये सारी चीजें तो एक चीज है. आजकल आप बहुत बार ये चीज देखते हो, यू आर नॉट पुअर, सॉरी यू आर नॉट अगली, यू आर पुअर. जैसे ही आप रिच बनोगे, आप जिम जाओगे, आप फैशन करोगे, आप क्या हो जाओगे, स्मार्ट दिखने लगोगे. तो एक चीज तो है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बट वो माइंडसेट, वो कल्चरल कास्ट वाली वैल्यू जिसको क्या बोलते हैं कल्चरल रिसोर्स, वो भी क्रूशियल है, जिसकी वजह से वो कल्चरल वेल्थ नहीं मिल पाता. कन्वर्सेशन ऑन कल्चरल वेल्थ एंड कास्ट. Conversation in household, sitting rooms, university seminar halls, and exclusive clubs reveals much about the distribution of cultural wealth in society. One topic that often arises in Haryana, especially among middle and upper caste locals and bureaucrats, is the booming land market that has enriched many peasant landowners. तो वहां पे काफी कन्वर्सेशन ये होता है हरियाणा में काफी कन्वर्सेशन होता है कि रॉबरी वायलेंस ये और मेरिट, ये सर्टेन कास्ट में होता है. मतलब सर्टेन कास्ट रॉबरी करेंगे, सर्टेन कास्ट झगड़ा करेंगे, और सर्टेन कास्ट में मेरिट होगा, दिमाग होगा, मेहनत करने वाले होंगे. ठीक है, तो कास्ट के साथ रॉबरी भी एसोसिएट कर दिया जाता है, कास्ट के साथ वायलेंस भी एसोसिएट कर दिया जाता है, और कास्ट के साथ मेरिट भी एसोसिएट कर दिया जाता है. हो सकता है कि रॉबरी करने वालों को अलग कास्ट बताया जाता हो कि सर्टेन कास्ट, फॉर एग्जाम्पल कास्ट ए वाले लोग ज्यादा रॉबरी करते हैं, कास्ट बी वाले लोग ज्यादा वायलेंस करते हैं, और कास्ट सी वाले लोग ज्यादा मेरिटोरियस होते हैं. तो ये जो है, ये इसको क्या बोलोगे आप, एटीट्यूड बोलोगे. एटीट्यूड का फॉर्मेशन ऐसे होता है, और ये जनरेशन बाय जनरेशन पास हो रहा होता है थ्रू पब्लिक डिस्कोर्सेस. तो ये पब्लिक डिस्कोर्सेस खत्म करने हैं, या फिर इनके बारे में बात करनी होगी, और भी बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे कि ये चीजें कम की जा सके. ब्रिटिशर्स टाइम पे भी कई बार क्रिमिनल कास्ट एंड ट्राइब्स का जिक्र किया जाता था, है ना, कॉलोनियल इंस्ट्रक्शंस में भी, कि कुछ कास्ट जो है वो क्रिमिनल कास्ट है या क्रिमिनल ट्राइब. दिस लाइन ऑफ थिंकिंग स्टिल प्रिवेलेंट इन मेनी प्रिविलेज्ड सर्कल सजेस्ट दैट सम कास्ट आर इनहेरेंटली मेरिटोरियस एंड सूटेड फॉर सर्टेन एक्टिविटीज. ये ब्रिटिश भी किया करते थे, और बहुत सारे कास्ट को वॉरियर कास्ट इन लोगों ने बोल दिया था, और उनको ही ये लोग अपनी आर्मी में इंक्लूड करते थे, है ना. While others are viewed as lacking merit, और बहुत लोगों के पास जो है मेरिट कम है. एकेडमिक्स में भी यूके बेस्ड जर्नल ने बताया, एंटी सिख राइट में वायलेंट कास्ट जो है, उन लोगों ने, एक कास्ट था जो बहुत वायलेंट है, उन्होंने एंटी सिख वायलेंस बहुत ज्यादा कराया, बट बहुत सारा और फैक्ट इन लोगों ने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया. मतलब एक सर्टेन कास्ट को एसोसिएट कर दिया कि वही वायलेंट हुआ, और वो वायलेंट किस पे हुआ, सिख लोगों पे हुआ. कास्ट हायरार्की एंड कल्चरल वेल्थ. कास्ट में क्या है, हायरार्की है. कास्ट हायरार्कीज क्रिएट कल्चरल वेल्थ. अगर हायरार्की होगी
तो कल्चरल वेल्थ क्रिएट होगा, मतलब कि हायरार्की में ऊपर वाले आप सुपीरियर मानेंगे और कुछ काम करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, कि आपको ये काम करना है, ये नहीं करना है। वाइल लेबलिंग अदर एज वायलेंट और अनसिविलाइज्ड, बाकी दूसरे लोगों को वायलेंट और अनसिविलाइज्ड बताया जाता है। दिस शेयर्ड कॉन्शियसनेस ऑफ कास्ट बेस्ड मेरिट सर्व एज एन इनफॉर्मल मीन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेशन है इनफॉर्मल, है ना, री-इन्फोर्स बाय सोसाइटल एटीट्यूड, सोसाइटी के एटीट्यूड से री-इन्फोर्स होता है। तो राहुल गांधी का कमेंट जो लोअर कास्ट को लेके था, वो लोअर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन कम क्यों है, वो उनको रिजर्वेशन दिलाने के लिए नहीं था, बट ये हाईलाइट्स करने के लिए था कि क्या क्या एटीट्यूड जो है वो उनको ब्यूटी पेजेंट्स तक जाने के लिए रोकते हैं। तो ये इकोनॉमिक के अलावा भी बाकी एटीट्यूड होता है ना। तो जीएस पेपर 1 में डायरेक्टली कास्ट और कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में, और एपीएससी में ये सेकंड टॉपिक मेंस रिलेवेंट ज्यादा था। आई होप आपको समझ आया होगा। पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, जय हिंद।